जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुल 37 प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे जीविका परियोजना में जीविका परियोजना हो गया, BPSC, UPSC, उसके बाद बिहार SSC, स्टेटेड, सीटेड, इस सब के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ से पूछने की संभावित होती है। इसलिए जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विश्वास की शक्ति को किस तरह से विकसित करें, इसका 3 पॉइंट है, जिसमें हम एक पॉइंट बताने वाले हैं और दूसरा पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए, सफलता की बातें सोचे, सफलता की बातें सोचे, असफलता की बात न सोचे। सफलता की बातें सोचे, असफलता की बात न सोचे। नौकरी में या घर में या सफल की जगह सफलता के बारे में सोचे। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा, यह न सोचे शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह न सोचे मैं उसके जितना योग्य नहीं हूँ। जब अवसर नज़र आए तो सोचे मैं कर सकता हूँ, यह न सोचे मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दे, मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसी विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता हाथ लगती है। सही मायने में आप सफलता के बारे में सोचेंगे तो असफलता हो जाएंगे, और असफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता हो जाएंगे। आपका दिमाग वैसा काम करते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर एक में जो है आपका हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत किसका है? ऑप्शन 1 है प्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तन। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान से का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी स्रोत भूकंप विज्ञान का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान का है। प्रश्न नंबर 2, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा है? वेंडर ग्रेट के द्वारा, डेली के द्वारा, होम्स के द्वारा, स्वेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वेस के द्वारा। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया था। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया है। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? स्वेस के द्वारा किया गया। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। पृथ्वी के धरातल क्या है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित सही क्रम क्या है?
तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जो है सही हो जाएगा आपका सियाल, सीमा, नीफे, यानी 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए में 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी है 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। ठीक है। पृथ्वी के धरातल से सीमा, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सियाल, सीमा, नीफे का सही क्रम है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टान की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टाने की प्रधानता है, यह सही है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी में सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है, सही है। सीमा का निर्माण किससे हुआ है? तो सीमा का निर्माण जो है बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसी तत्वों की अधिकता है। क्रोड में यानी नीफे में, क्रोड को नीफे भी कहा जाता है, क्रोड भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्रोड पढ़िए या नीफे पढ़िए। तो क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसी तत्वों की अधिकता होती है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसी तत्वों की अधिकता होती है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसी तत्वों की अधिकता होती है। तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ, सही है। सी का है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, ये भी सही है। तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। अब चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सियाल, सीमा, नीफे, किसी में नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सीमा। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टाने की अधिकता होती है? तो बैसाल्ट चट्टाने की अधिकता जो है सीमा में होती है, क्योंकि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ था। इसलिए भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। अब चलते हैं सवाल नंबर आपका 6 का प्रश्न नंबर 6 का है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे की, सियाल, सीमा, नीफे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे की। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? नीफे में। नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। अब ऑप्शन नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? होम्स, स्वेस, जेफरीज या डेली? तो स्वेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा बी। ठीक है। स्वेस जो है पृथ्वी के तीनों परत की जो है संरचना की थी, यानी कि पृथ्वी जो है आपका जो है क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए
या मध्यवर्ती परत के लिए या निचली परत के लिए, यानी सियाल, सीमा और नीफे के लिए जो है कौन सा जो है प्रयोग किया था, तो सुएस ने। ठीक है, कौन शब्द का प्रयोग किया था, सुएस ने। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, सुएस ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, सुएस ने। पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती परत के लिए सर्वप्रथम सीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सुएस ने। पृथ्वी के सबसे निचली परत के सर्वप्रथम नीफे शब्द का प्रयोग किसने किया था, सुएस ने। तो 7 का जो हो गया बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। तो 8 का सवाल हो जाएगा हमारा, 8 का सवाल हो गया, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो सीमा हो जाएगा। 8 का हो जाएगा बी, 8 का हो जाएगा बी। ठीक है, सीमा। चलिए 9 नंबर में है, प्रश्न नंबर 9 का है। प्रश्न नंबर 9 का है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल को। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। प्रश्न नंबर 10, सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है सियाल, सीमा, नीवे या सबस्ट्रेटम। तो डी हो जाएगा सही, इसका विभाजन नहीं किया था क्योंकि सुएस ने जो है सियाल, सीमा, नीफे का जो है बांटा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 का हो जाएगा डी। ठीक है, सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। और किसको नहीं बांटा था, तो सबस्ट्रेटम को। ठीक है, सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, उनके विभाजन में सबस्ट्रेटम नहीं है। उनके विभाजन में कौन कौन है, तो सियाल, सीमा, नीफे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है आपका, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी की ऊपरी भाग या पृथ्वी की पपरी भाग। तो आपका ऑप्शन नंबर 11 को हो जाएगा डी, पृथ्वी की बाहरी पपरी। ठीक है, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपरी, यानी कि बाहरी पपरी। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपरी, और स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपरी, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपरी। अब चलते हैं सवाल नंबर 12। स्थल मंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई, 105, 100, 280 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो 12 को हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर 12 को हो जाएगा बी, 100 किलोमीटर। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 12 में है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई। समझिए सवाल को, क्या है स्थल मंडल की मोटाई, जो हमारा स्थल मंडल है उसकी मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है 100 किलोमीटर। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितना किलोमीटर मापी गई है, 100 किलोमीटर तक, यानी कि 100 किलोमीटर तक हमारा जो है भूकंपीय तरंगे रहता है। ठीक है, भूकंप होने की संभावना होती है। तो स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, 100 किलोमीटर। अब चलते हैं सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, और डी है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है।
तो बेरी स्फीयर उसी को कहा जाता है जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। सवाल नंबर 14, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? मतलब समझिए, धरातल से भूगर्भ की ओर यानी धरातल से मतलब पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उससे नीचे की ओर जाने पर जो है गहराई का तापमान की दर वृद्धि दर क्या है? ठीक है, तो इसका वृद्धि दर क्या होगी? आपका सवाल नंबर हो गया 14 का। 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर में जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की वृद्धि होती है। 32 मीटर पर कितना डिग्री का होता है? 1 डिग्री सेल्सियस पर। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? होम्स का है कि जेफरीज का है कि डेली का है कि काट का है? ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ग्रांड का। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। ग्रांट के द्वारा विभाजन किया गया था। ग्रांट के द्वारा विभाजन किया गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन ग्रांट का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन ग्रांट का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन ग्रांट का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन ग्रांट का है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन ग्रांट का है। अब प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि पूछ रहा कि सवाल नंबर भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। ये सही है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। यह सही है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग कितनी है? 33 किलोमीटर। भूपटल की औसत मोटाई लगभग कितनी है? 33 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। यह भी सही है। ठीक है, यह भी आपका क्या है? सही है। तो
16 का जो हो जाएगा आपका, यह भी सही है, बी भी सही है। अब सी में है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी सही है। मतलब ए बी सी सही है, तो डी क्या है, गलत है। ठीक है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय में भाग में यह छिछला है। सी में है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह भी सही है। तो आपका जो है असत कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हो गया महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह गलत है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह गलत है। ठीक है। अब सवाल नंबर हो गया 17 का, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टाने से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टाने से हुआ है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी परतदार, ऑप्शन डी ग्रेवो। अब कौन सा सही होगा, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। देखिए महासागरीय सतह है और उसका निर्माण जो है किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही। ठीक है, बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। महासागरीय सतह का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से। महासागरीय का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 18 में है, मेंटल के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। किसके संबंध में, तो मेंटल यानी धातु के संबंध में। मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, यह सही है। मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर होती है, सही है। मेंटल का संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, गलत है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मेंटल के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, जो गलत है। मेंटल का संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है, गलत है। ठीक है। मेंटल का गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर है। सी में है पृथ्वी के आयतन का 43.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, सही है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर के 5.5 तक है, सही है। मेंटल का घनत्व कितना है, मेंटल का घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। पूछेगा मेंटल का घनत्व कितना है, तो 3.0 से 5.5। ठीक है। मेंटल की गहराई कितनी है, तो मेंटल की गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर हो गया। मेंटल का जो आयतन मेंटल जो है पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का जो है 67.8% भाग मेंटल है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8%। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग क्या है, मेंटल है। अब चलते हैं सवाल नंबर, आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, जो गलत है। अब चलते हैं 19 का सवाल। 19 का सवाल हो जाएगा हमारा, स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। ऑप्शन नंबर सी है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। इनमें से कोई नहीं। तो आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका सी हो गया ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस भाग। स्थल मंडल में जो है ऊपरी तथा निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग सम्मिलित है। अब चलते 20 में। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक था? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, और 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर गहराई तक है। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर गहराई तक है। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर तक गहराई तक है। ऑप्शन नंबर 21 सवाल का, प्रश्न नंबर 21 का, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी मेंटल, ऑप्शन नंबर सी कोर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेंटल। ठीक है, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 22, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए सिलिका और मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सिलिका और लोहा। तो आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अब चलते हैं 23 सवाल। सवाल नंबर 23 में, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा सी। 23 का हो जाएगा सी 68%। कितना हो जाएगा? 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% मेंटल पाया जाता है। 24 सवाल नंबर 24, मोह असमता है, मोह असंबद्धता है, मोह असंबद्धता है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच। सी ऑप्शन है मेंटल एवं कोर के बीच। डी ऑप्शन है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। ठीक है, तो आपको 24 का जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 24 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबद्धता है स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबद्धता है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबद्धता है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 25, पृथ्वी की कोर मुख्यतः से बनी है निकेल एवं मैग्नीशियम से, निकेल तथा तांबा से, निकेल तथा लोहा से, निकेल तथा एल्युमिनियम से। तो 25 का हो जाएगा आपका सही आंसर सी निकेल एवं लोहा से। ठीक है, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है,
पृथ्वी की कोर मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी है। पृथ्वी की क्रोड निकेल एवं लोहा से बनी है। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी है। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी है। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी है कि एसएससी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी है। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकेल एवं लोहा से बनी है। अब सवाल नंबर आता है 26 का। 26 में हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय विश्व मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। 26 का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जो कि ये सही है। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी है, महासागरीय बेसिन में बेसाल चट्टानें की प्रधानता होती है, ये भी सही है। महासागरीय बेसिन में बेसाल चट्टानें की प्रधानता होती है। महासागरीय बेसिन में बेसाल चट्टान की प्रधानता है। महासागरीय बेसिन में बेसाल चट्टान की प्रधानता है, ये भी सही है। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब 3 सही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गलत। अब क्या है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्यस्त है। गलत है ये, क्योंकि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 83.5% मेंटल एवं द्रव्यमान जो होता है 68.68% होता है। ठीक है, इसलिए यह गलत है। अब चलते हैं कि सवाल नंबर हमारा आ जाता है 27 के। भूगर्भ में क्या है? भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, उपर्युक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी दोनों आपका सही है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो दबाव के कारण तापमान में वृद्धि होता है। उसके बाद रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण भूगर्भ में तापमान में वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। उपर्युक्त में से दोनों, ये सही है। अब चलते सवाल नंबर 28। 28 में गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट, ग्रेनाइट परतदार, बेसाल्ट, डीमैग्नेटाइट, बेसाल्ट परतदार। है 3 ऑप्शन, लेकिन 3 को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। लेकिन आपको सही क्रम में कौन है उसको चुनना है। तो आपको 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। एक चीज़ समझ लेंगे कि गहराई में, किसमें? गहराई में क्या चीज़? वृद्धि के अनुसार। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के परतों का सही क्रम होता है। तो परतों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहला होगा परतदार, दूसरा होगा ग्रेनाइट और तीसरा हो जाएगा बेसाल्ट। परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पी ग्रेवे, परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29।
भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम। भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम, मात्रा का सही अवरोही क्रम तो जानना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना होता है, सिलिकॉन कितना होता है, लेवन कितना होता है, एल्युमिनियम कितना होता है, उसके अनुसार से मात्रा को देखना है कि कौन सा जो है सही होगा। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, बी हो गया सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सी हो गया लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, डी हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा लोहा। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन पहले होगा, दूसरा में होगा सिलिकॉन, तीसरा में होगा एल्युमिनियम और चौथा में होगा लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 30 का। 30 का है कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपट में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 30 का बी, 30 का बी, 30 का बी एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एल्युमिनियम का। भूपट्टी के परपट्टी में एल्युमिनियम का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपट्टी के परपट्टी में, पृथ्वी के भूपट्टी में एल्युमिनियम का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। पृथ्वी के भूपट्टी में एल्युमिनियम का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब सवाल नंबर 31। धरातल से मोह असमता की गहराई लगभग कितनी है। 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 700 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा आपका ए, और 31 का हो जाएगा सी। ठीक है, एक मिनट, देखिए 30 का जो है ना मिस्टेक हो गया। ठीक है, 30 का होता है कैल्शियम। 30 का है पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 30 का जो है हो जाएगा बी एल्युमिनियम, सही है। और 31 का हो जाएगा ए। ठीक है, 31 का हो जाएगा ए। धरातल में मोह असमता का जो हो जाएगा 31 का हो जाएगा ए, 30 किलोमीटर। ठीक है, धरातल से मोह असमता की गहराई लगभग कितनी है। 30 किलोमीटर। धरातल से मोह असमता की गहराई लगभग कितनी है। 30 किलोमीटर। धरातल से मोह असमता की गहराई लगभग कितनी किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर। तो ये था हमारा टोटल जो है 31 प्रश्न। अब है 32 सवाल है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बनी है। जो कि IAS 2009 का सवाल पूछा हुआ सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया एल्युमिनियम, 2 बी हो गया क्रोमियम, सी हो गया लौ, डी हो गया सिलिकॉन। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लौ। पृथ्वी ग्रह की संरचना में, याद रखिएगा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवाल के नीचे क्रोड लौह से बना है। परवाल के नीचे क्रोड लौह से बना है, लौह से बना है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवाल के नीचे क्रोड लौह से बना है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवार का कोड किस से बना है। तो लौह से बना है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड किससे बना है। तो लौह से बना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 33। 33 में बलन क्रिया
किसका परिणाम है? महादेशजनक बल का, भू विक्षेपीय बल का, सी में है पर्वत निर्माणकारी बल का, डी में है बहिर्जात बल का। बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है, तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। सवाल नंबर 34 में है मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? सियाल कहलाती है कि साइमा कहलाती है कि परवाला कहलाती है कि नीमा? सीमा होगा, सियाल, सीमा, परवाला और नीफे। सियल लिखा मतलब सियाल होगा और सीमा के लिखला है साइमा, परवाला और नीफे। तो आपका जो है देखिए एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है जो अच्छा है, यानी कि आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सियाल। ठीक है, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल। ठीक है, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती परत को कहलाती है सियाल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियाल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत सियाल कहलाती है। ठीक है, ये था आपका 34 प्रश्न। अब चलते हैं आपका जो है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 35 में है आपका जो है गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? बहुत महत्वपूर्ण जो है सवाल है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, जैसे एसएससी 17 में पूछा हुआ है। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो ऑप्शन ए में है आंतरिक और बाहरी कोर, ऑप्शन बी है मेंटल और कोर, ऑप्शन सी है ऊपरी और निचला कोर, ऑप्शन डी है क्रस्ट और मेंटल। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और कोर। गुटेनबर्ग क्या है? गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच है। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच है। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच है। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच है। ठीक है, गुटेनबर्ग की असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर के बीच। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर के बीच। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर के बीच। गुटेनबर्ग असमता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर। अब सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में है वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है क्या कहलाती है? पटल विरूपण, अनाच्छादन, अपक्षयन या ज्वालामुखीयता। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो है आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, पटल विरूपण। क्या है? पटल विरूपण। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों में खिसकती हैं, उभरती हैं या निर्मित करती हैं पटल विरूपण कहलाती है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी परत सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है पटल विरूपण कहलाती है। पटल विरूपण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी परत के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है
वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को पृथ्वी देखिए वह प्रक्रिया कौन प्रक्रिया है जो पृथ्वी के ऊपरी भागों क्या करती है, खिसकाती है, उभारती है, निर्मित करती है। तो पटल विरूपण, पटल विरूपण प्रक्रिया, पटल विरूपण वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है, निर्मित करती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 37 और लास्ट। स्थल मंडल कितना मोटा है? 5 से 10 किलोमीटर, बी में है 10 से 2 किलोमीटर, सी में है 25 से 45 किलोमीटर, डी में है 10 से 25 किलोमीटर, जो कि एसएससी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो स्थल मंडल कितना मोटा है? तो स्थल मंडल आपका जो है कितना मोटा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 37 का बी, यानी 10 से लेकर के 20 किलोमीटर मोटा। स्थल मंडल कितना मोटा है? 10 से 20 किलोमीटर। स्थल मंडल कितना मोटा है? 10 से 20 किलोमीटर। स्थल मंडल कितना है? 10 से 20 किलोमीटर। स्थल मंडल कितना मोटा है? 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए आपका टोटल जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से टोटल 37 प्रश्न है। इन्हीं 37 प्रश्नों में से आपको 4-5 प्रश्न जरूर रहेगा सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसमें से 2, 3, 1 जरूर रहेगा, कम से कम एक तो जरूर रहेगा। और 37 प्रश्न याद करने में हमको मात्र जो है 46-47 मिनट का समय है, जो कि इधर उधर हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो कम से कम 46-47 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको 37 प्रश्न याद हो जाता है, और परीक्षा में जब बना कर आते हैं तो आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। इसलिए आप सभी जो है वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको मेमोरी में जो है याद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को गौर से सुने, और आप जो है इसका उत्तर जो है हम ऑप्शन सही बताने से पहले आपके दिमाग पहले उसकी सूचित कर दे कि ये सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेगा महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।